सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं राजदर्शिनी आप सबको अपना चैनल एस्ट्रो होलिस्टिक में स्वागत करती हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम ज्योतिष की चर्चा में डिवोर्स क्यों इतने हो रहे हैं, तलाक क्यों इतनी बढ़ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, शादी करने के लिए शादी का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है दूसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव। दूसरा भाव हमारी कुटुंब को समझा जाता है। सातवां भाव हमारा जीवन साथी या लाइफ पार्टनर की घर को समझा जाता है। और 11th हाउस जो होता है वो इच्छा पूर्ति का भाव, और जिसको हम बोलते हैं फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का हाउस। तो शादी करने के लिए दूसरा भाव चाहिए, क्योंकि दूसरा भाव हमारा कुटुंब यानी कि फैमिली का घर है। तो एक नया सदस्य का एंट्री होगा हमारी फैमिली में, इसलिए दूसरा भाव जरूरी है। और सातवां भाव जीवन साथी का घर है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो 11वां भाव है उसको फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का हाउस तो कहा जाता है, इच्छा पूर्ति का भाव तो कहा जाता है, लेकिन उसको एग्रीमेंट का घर भी कहा जाता है। जो शादी का जो एग्रीमेंट होता है उसको 11th हाउस सिग्निफाई करता है। लेकिन शादी का जो एंटी कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पहला भाव, छठा भाव और 10वां भाव। अगर किसी के जन्म पत्री में पहला भाव, छठा भाव, 10वां भाव बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है, ये सारे प्लैनेट, बहुत सारे प्लैनेट जो होते हैं 9 प्लैनेट, उनमें से ज़्यादा प्लैनेट अगर पहला भाव, छठे भाव, 10वें भाव के साथ कनेक्टेड है तो मैरिटल लाइफ में समस्याएं रहती है। झगड़ा, क्लेश, परेशानी, दुख, ये सब कुछ मैरिटल लाइफ में होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी होता है शादी करने से पहले आप कुंडली का अच्छी तरह मिलान कीजिएगा, मैच मेकिंग कीजिएगा। क्योंकि अगर आप अच्छी तरह कुंडली मैच मेकिंग नहीं करेंगे तो शादी के बाद प्रॉब्लम आएगी। जब आप कुंडली मैच मेकिंग कर रहे हैं तब देखिए, जो आपका लग्न है, जो आपका पार्टनर का लग्न है, वो आपकी लग्न से पार्टनर का लग्न षडाष्टक में ना आता हो, द्विद्वादश में ना आता हो। मान लीजिए आपका मेष लग्न है, अगर आपकी पार्टनर की लग्न कन्या लग्न है तो आपका ये मैच मेकिंग नहीं होगा, क्योंकि जो फिजिकल अट्रैक्शन होता है, लग्न मीन्स शरीर होता है, तो शादी के बाद जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आपकी चंद्रमा से जो पार्टनर का चंद्रमा है वो द्विद्वादश में ना आता हो और षडाष्टक में भी नहीं आनी चाहिए। मान लीजिए आपका वृषभ राशि है और किसी का मिथुन राशि है, तो मैच में तो आपका जो मन है आपके पार्टनर के मन के साथ नहीं मैच करेगा। जो हमारा जो मन में एक फीलिंग्स आती है पार्टनर की प्रति, अच्छी भावनाएं आती है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप जो मैच मेकिंग करेंगे, आपके लग्न से जो आपका पार्टनर का जो लग्न है वो द्विद्वादश में षडाष्टक में ना आता हो, और जो आपका जो चंद्रमा है, आपका जो राशि है, आपका जो पार्टनर का राशि है वो वहाँ से षडाष्टक में और द्विद्वादश में नहीं आनी चाहिए। और एक चीज़ देखिएगा, जो 7th हाउस होता है उसमें ज़्यादा प्लैनेट, अगर प्लैनेट ना हो ये सबसे अच्छा है। अगर प्लैनेट हो तो शुभ प्लैनेट होनी चाहिए, जैसे कि शुक्र हुआ, बुध हुआ, ये होनी चाहिए। लेकिन अगर 7th हाउस में राहु बैठ जाएंगे, केतु बैठ जाएंगे, शनिदेव बैठ जाएंगे, तो मैरिटल लाइफ बहुत सारी समस्याएं आते हैं, बहुत सारी पीड़ा आते हैं, कष्ट आते हैं। और जो मंगल होते हैं और जो सूर्य होते हैं ये पाप ग्रह की श्रेणी में तो नहीं आते हैं, लेकिन क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ये अगर भी 7th हाउस में बैठेंगे तब भी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम देंगे। अगर एक से ज़्यादा पाप ग्रह अगर 7th हाउस में बैठेंगे तो और बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए शादी करने से पहले ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और भी बहुत सारे योग होते हैं, जैसे कि मंगल राहु का योग हुआ, जैसे जिसको बोलते हैं अंगारक योग, मंगल केतु का योग हुआ, सूर्य शुक्र का योग हुआ, शुक्र राहु का योग हुआ, शनि चंद्रमा का योग हुआ। अगर ये सारे योग भी आपकी जन्म पत्री में है तो मैरिटल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे समस्याएं आते हैं, पार्टनर के बीच अनबन रहती है, झगड़ा हमेशा रहती है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे के बीच प्यार मोहब्बत ख़त्म हो जाता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आप अगर मांगलिक है, अगर आप नॉन मांगलिक से शादी करेंगे तब भी ये समस्या आएंगे। अगर आपकी जन्म पत्री में मंगल 12th हाउस में बैठे हैं, पहला भाव में बैठे हैं, चौथा भाव में बैठे हैं, 7वें भाव में बैठे हैं और 8वें भाव में बैठे हैं, तो आप मांगलिक है। अगर आप किसी से शादी कर रहे हैं, जो आपका पार्टनर है, जो आपका स्पाउस है, उसका अगर
जन्म पत्री में वो मांगलिक नहीं है लेकिन आप मांगलिक है तो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कहा जाता है जो व्यक्ति मांगलिक होता है उसको हमेशा मांगलिक व्यक्ति से ही शादी करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी मंगल 12th हाउस में, फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में बैठते हैं, लेकिन फिर भी मांगलिक दोष उतना ज़्यादा नहीं रहता है। कभी कभी मांगलिक दोष न्यूट्रलाइज हो जाता है। कभी कभी मंगल का जो प्रभाव है वो बहुत कम होता है, न्यून होता है। तो ये सब कुंडली देख के विचार किया जाता है। तो शादी करने से पहले अच्छी तरह कुंडली मिलान कीजिएगा। बिना कुंडली मिलान के अगर शादी करेंगे तो शादी में समस्याएं आएंगे। सबसे बड़ी बात है, जब आप शादी कर रहे हैं तब देखिए, आप जब शादी कर रहे हैं तब तो दूसरा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव एक्टिव होगा, इसलिए आप शादी कर रहे हैं। जो महादशा चल रही है अगर वो दूसरा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव दे रही है तो आप शादी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो दूसरा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव के साथ साथ अगर वो पहला भाव के साथ, छठे भाव के साथ, 10वें भाव के साथ भी कनेक्टेड है, संबंध बना हुआ है, तो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि पहला भाव जो होता है वो हम स्वयं होती है सिंगल को समझा जाता है, क्योंकि दूसरा भाव हमने कहा कुटुंब को समझा जाता है। पहला भाव जो होता है वो स्वयं को समझा जाता है, सिंगल को समझा जाता है। तो हम सिंगल जब हो जाएंगे, जब डिवोर्स हो जाएगा तब हम सिंगल हो जाएंगे। इसलिए पहला भाव अच्छा भाव नहीं कहा जाता है। शादी के लिहाज से, शादी के दृष्टिकोण से पहला भाव को अच्छा नहीं माना जाता है। और जो छठा भाव होता है वो डिवोर्स का घर होता है। और जो 10वां भाव होता है उसको हमने कहा, 11वां भाव जो होता है वो एग्रीमेंट का घर होता है। और जो 10वां भाव होता है वो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट को सिग्निफाई करता है। मतलब जो एग्रीमेंट हुआ था शादी का, उसको उसको ब्रीच करने, जो ब्रीच होता है उसको 10th हाउस ब्रीच करता है। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का घर 10th हाउस को कहा जाता है। और 10th हाउस कोर्ट कचहरी सरकार को भी समझा जाता है। इसीलिए जब आप शादी करें, अगर जो महादशा है अगर वो दूसरे भाव, 7वें भाव, 11वें भाव के साथ पहला घर, छठा घर, 10वां घर भी दे रहा है तो शादी में समस्याएं रहेंगे। और जो आने वाला महादशा है अगर वो पहला भाव, छठे भाव और 10वें भाव के साथ कनेक्टेड बना हुआ है, और दूसरे भाव, 5वें भाव, 9th हाउस जो 9वें भाव होता है, और जो 11वां भाव है, 7वां भाव है, इसके साथ अगर कनेक्टेड नहीं है तो मैरिटल लाइफ में डिस्टर्ब होती है और बात तलाक तक पहुंचती है। अगर पॉजिटिव घर जैसे कोई महादशा चल रही है या अगर कोई आने वाला महादशा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर वो पॉजिटिव हाउस दे रहा है, जैसे कि दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9th हाउस, क्योंकि 9th हाउस को धर्म का भाव कहा जाता है, 5वां भाव को प्रेम का घर कहा जाता है, लव का घर कहा जाता है, हाउस ऑफ लव का घर 5वां घर को कहा जाता है। और 11वां भाव आपका जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का हाउस घर होता है। और ये फ्रेंडशिप का घर भी होता है। अगर 11वां भाव एक्टिव हो रहा है तो पत्नी पत्नी के बीच फ्रेंडशिप जैसा बिहेवियर उनके बीच रहेगा, वो एक दूसरे को अपना फ्रेंड समझेंगे। अगर ये घर एक्टिव नहीं हो रहा है, पहला घर एक्टिव हो रहा है, छठा घर एक्टिव हो रहा है, 10वां घर एक्टिव हो रहा है, तो पार्टनर की भी समस्या रहेगी, क्लेश रहेगी, झगड़ा रहेगी। और उसके साथ साथ अगर 8वां घर और 12वां घर भी एक्टिव हो जाता है, महादशा नहीं दे रहा है, अगर कोई अंतरदशा भी आ रही है, अगर वो 8वें घर के साथ और 12वें घर के साथ भी कनेक्टेड है, क्योंकि 8वां घर को हमने हमेशा कहा जाता है पीड़ा का घर है, कष्ट का घर है, दुख का घर है, क्लेश का घर है। और 12वां घर को सेपरेशन का घर भी कहा जाता है। तो अगर 8th हाउस और 12th हाउस भी पहला, छठा, 10वें घर के साथ एक्टिव हो रहा है तो डिवोर्स होकर ही रहता है। इसीलिए जब आप शादी करें तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो आने वाला महादशा है वो कैसा है, वो शादी को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, तो इस सब का ध्यान रखना चाहिए। आपकी पार्टनर की कुंडली में देखना जरूरी है। और एक बात, आजकल क्या हो रहा है, पहले की जैसा ज़माना नहीं रहा, जो एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया है। पहले के ज़माने में क्या होता है, वो सारे लोग संयुक्त फैमिली यानी कि जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो अगर पार्टनर के बीच, अगर पति पत्नी के बीच कुछ होता था तो जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो उसमें इंटरफेयर करते थे, हस्तक्षेप करते थे और उन दोनों को समझाते थे ऐसा नहीं करना चाहिए, आप उसमें सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। तो मामला बहुत हद तक सुलझ जाता था। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल जो जॉइंट फैमिली है वो नहीं रहा, संयुक्त फैमिली नहीं रहा, न्यूक्लियर फैमिली रहा है।
लोग अकेले रह रहे हैं, अगर उन दोनों के बीच झगड़ा हो भी रहा है, पति पत्नी के बीच, कोई नहीं है उनको समझाने के लिए, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए। इसलिए झगड़ा जो होता है वो दिन ब दिन बढ़ती चला जा रहा है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। लेकिन और कुछ जगह पर जॉइंट फैमिली है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं, ये उन दोनों का, ये पति पत्नी का आपस का मैटर है, ये उन दोनों का अम, आपस की बातें हैं, हम क्यों इसमें इंटरफेयर करें, हम क्यों उसको समझाएं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग को, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो माता पिता है, आप लोग को पति पत्नी के अगर झगड़ा कर रहे हैं, उनके बीच अगर समस्या है, क्लेश है, अनबन है, तो उसमें इंटरफेयर करके उन दोनों को समझाना चाहिए। समझाने से भी बहुत कुछ मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है, समझ जाते हैं और तलाक भी टल जाती है। इसलिए जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको इंटरफेयर करनी चाहिए और प्लीज़ करिए। तो शादी करने से पहले आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मैच मेकिंग नहीं करेंगे, आपका जो कुंडली है, आपका जो हॉरोस्कोप है, अगर उसका ठीक से मिलान नहीं करेंगे, तो शादी के बाद आपका मैरिटल लाइफ ख़राब हो सकती है, झगड़ा हो सकती है और तलाक की नौबत आ सकती है। इसीलिए आपको शादी करने से पहले कुंडली मिलान करना चाहिए और कुंडली मिलान ज़रूरी है। आज यहीं तक। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।